नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा की। और सवाल उसमें बड़े विचित्र फंसे हुए हैं। सवाल जो अपोजिशन उठा रहा है वो हैं, सवाल जो पिटिशनर्स ने उठाए हैं वो हैं, और सवाल ये भी है कि क्या कोई पूरे हिंदू समाज के प्रणेता, हिंदू समाज के भगवान, हिंदू समाज जिनके आदर्शों पर चलता है, उनके बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? कोई एग्रीमेंट हो सकता है? और वो जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो एग्रीमेंट भी स्वायत्तता से हुआ है? हम सब जान रहे हैं कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो इस समय ईदगाह बनी हुई है, ईदगाह हटाकर और वहाँ वो भगवान की भूमि को श्री कृष्ण भगवान को, विष्णु को देने की बात कही गई, भगवान श्री कृष्ण को देने की बात कही गई। अब सवाल यहाँ पर ये आया था कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले केस को खारिज कर दिया था और ये कहते हुए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये रोकता है कि 1950 में कोई भी स्थान, जो स्थान जैसा था वैसा स्थान उसको मेंटेन किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में उस समय की कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। कांग्रेस सरकार इसलिए लेकर आई थी क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था और श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचा बना हुआ था। वो चाहते थे कि बाबरी ढांचा वैसा ही बना रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसमें ये कह दिया था कि इस वाले मामले पर ये लागू नहीं होता। हालांकि उसमें अयोध्या का प्रकरण बाहर कर दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई ये सब पर लागू होगा, अयोध्या वाले मामले पर लागू नहीं होगा। उसका कारण भी शायद ये रहा होगा क्योंकि अयोध्या का मामला ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस था और वो बड़े स्तर पर उस समय चल रहा था। दूसरा कारण ये भी रहा होगा कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा हो सरकार से कि साहब एक तो वो ढांचा गिर ही गया है, अब बाकी जो 33,000 34,000 मंदिर तोड़े गए थे उनको साहब बचा दीजिए, तो कानून बना दीजिए। कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस, जब वो शाहबानों के जजमेंट को पलटकर मुस्लिम मैरिज एक्ट पास कर सकती थी तो फिर ये तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। उन्होंने उस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये प्रावधान रख दिया कि साहब जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मामला मथुरा और ज्ञानवापी का गया। ज्ञानवापी वाले मामले में सबसे पहला प्रश्न ये आया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। कोर्ट ने कहा इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करने से पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि आखिर वहाँ हैं कौन। सर्वे करवा दिया, सर्वे के पीछे बहुत लोग पड़े रहे, लेकिन फाइनली कोर्ट ने ये तय किया कि नहीं, इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करने से पहले ये स्थान पता करना ही पड़ेगा, इसलिए उस पर सर्वे हो गया। अब सर्वे के बाद वहाँ शिवलिंग मिल गया, तो शिवलिंग और बाकी के स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस आई, जो वास्तुकारों ने कहा, वो जाकर हाईकोर्ट पहुँच गया। मामला हाईकोर्ट में है। हाई कोर्ट ने उस पर साइंटिफिक सर्वे की बात कर दी कि भाई और गहराई से पता किया जाए, जैसा कि अयोध्या के मामले में किया था। इधर अब जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात चल रही थी, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी इसी प्रकार का मामला था, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उसको खारिज कर दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर। लेकिन जब वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया अपील में, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने उस मामले में ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये बिल्डिंग, जो स्ट्रक्चर जो बाद में ईदगाह बनी है, वो 50 के बाद बनी है, और 50 के बाद अगर ईदगाह बनी है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1950 में जो स्ट्रक्चर थे, मतलब आज़ादी के समय 47 में जो स्ट्रक्चर थे, वो स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे। हालांकि मेरा उस पर भी डिस्प्यूट है कि 47 में जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में थे, क्या वो स्ट्रक्चर वैसे ही बचे? तो हिंदुस्तान में वो स्ट्रक्चर क्यों रहेंगे? जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो गया, एक एक व्यक्ति के यहाँ से जाने के तय हो गया, विभाजन हो गया, डॉक्यूमेंट साइन हो गए, लाइन खिंच गई, तो अब मेरे घर में क्यों क्यों वो स्ट्रक्चर रहेगा जो पहले कोई रहता था? मेरे जिस जगह पर मैं रहता था या हमारे लोग रहते थे, वहाँ पर क्या वो स्ट्रक्चर बचाने की कोशिश की गई, या ये कानून ऐसा कोई बना कि वैसा स्ट्रक्चर रहेगा? तो यहाँ पर क्यों रहेगा? तो मैं उस पर भी विवाद पैदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ क्यों रहेगा। अब आगे मामला जब ये चला श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो इस मामले को में
8 पिटीशन तो ओरिजिनल फाइल हुई, पहले एक फाइल हुई और चूंकि वो एक्सेप्ट हो गई फिर वो हाई कोर्ट भी गई थी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके रिमांड कर दिया, तो ये सब चलता रहा। 8 पिटीशनें फाइल हुई थी, 25 एप्लीकेशन और फाइल हुई हैं। अब इसमें जो विवाद था वो ये था कि शाही ईदगाह ने उस समय कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया था और उस एग्रीमेंट में यहाँ पर ये शाही ईदगाह बनाने की बात स्वीकार कर ली गई थी उन लोगों के द्वारा, जो भी पुजारी वर्ग कहीं का रहा, कौन रहा, क्योंकि मथुरा वृंदावन यहाँ पर कोई एक मंदिर नहीं है, यहाँ पर मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं में सबके नाम लगभग मिलते जुलते हैं। तो एग्रीमेंट हो गया और ये कहा गया कि साहब आर्बिट्रेशन हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था और एग्रीमेंट के बाद ये बिल्डिंग खड़ी करेगी। तो यहाँ पर डिस्प्यूट ये पैदा होता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या एक पुजारी, 2 पुजारी, 4 पुजारी के हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण पूरे देश के समाज के हैं, पूरे देश में पैदा होने वाले एक एक बच्चे के भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग भटक गए हैं और भटक के वो अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, वो अपने पूर्वजों को या तो बैतलहम में ढूंढ रहे हैं और या फिर कहीं अरब में ढूंढ रहे हैं। भटके हुए इंसानों का कोई जवाब आपके पास नहीं हो सकता है। जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, जो अपने पूर्वजों को ही भूल गया हो और भटक गया हो, उसको क्या क्या तरजीह देनी चाहिए। वो हालांकि कहते हैं हम सही रास्ते पर आ गए हैं और ये वो जो भी उनके आर्गूमेंट हैं, कुछ ना कुछ तो आर्गूमेंट देंगे ही। जब भटके हुए इंसान हैं तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे। खैर वो विषय को हटाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो एक एक बच्चे के हैं, एक एक बच्चे के क्या 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग उस पर कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। औरंगजेब की सरकार थी, औरंगजेब ने यहाँ कब्जा करके रखा था और औरंगजेब सॉवरेन अपने आप को बताता था, उसने तुड़वा दिए। वो तुड़वा सकता था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास बल था, वो आक्रांता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या पूरे देश की संसद ने इसको स्वीकार किया है? क्या वो एग्रीमेंट पूरे हिंदू समाज की तरफ से आया? इसलिए अगर 2-4 लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया था तो वो भी चैलेंज हो गया है। वो किस आधार पर किया था, करने का अधिकार था कि नहीं था, वो कौन थे, या उनकी हैसियत क्या है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। खैर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता, ये कोर्ट ने मान लिया था और ये एग्रीमेंट चैलेंज है कि भाई एग्रीमेंट कौन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मैं तो डिवोटी हूँ, मेरे वो डाइटी हैं, इसलिए पूरे देश के डाइटी हैं, तो 2-4 लोग एग्रीमेंट कर नहीं सकते। ये बात वहाँ पर फंसी हुई है। अब वहाँ पर भी नीचे खुदाई की आवश्यकता है, वहाँ पता करने की आवश्यकता है वाकई में ये खाली ज़मीन पड़ी थी या फिर यहाँ पर पहले कोई मंदिर रहा होगा। हालांकि ज्ञानवापी में आपने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम पक्ष ने जो एफिडेविट लगाया हाई कोर्ट में, पहले नीचे वाले कोर्ट में, और उसमें ये कहा गया है कि औरंगजेब आक्रांता तो था ही नहीं, औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं, औरंगजेब पापी था ही नहीं, औरंगजेब तो क्रूर भी नहीं था, वो तो बड़ा ही सहिष्णु था और गलती की तो उसूलों के नाम से ऐसा किया गया होगा। आपने देखा कि कौन सा गजेटियर नहीं कहता, और जो आलमगिरी है, आलमगिरी उसके समय पर किताब लिखी जा रही थी और उसमें ही लिखा है कि नहीं, उसने 8 अप्रैल सन 1669 को आदेश दिया और 2 मई 1669 को उसके पास जवाब आया कि मस्जिद वो वहाँ मंदिर तोड़ दिया गया है और मस्जिद की स्थापना कर दी गई है। ऐसे 3 मंदिरों को तोड़ने का एक साथ, एक टेटा स्टेट थी, एक मुल्तान का मंदिर था और एक काशी विश्वनाथ का मंदिर था। अब मुल्तान के मंदिर को तो हम क्लेम नहीं कर सकते, टेटा जो इस समय बलूचिस्तान में है उस पर भी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन काशी विश्वनाथ तो हिंदुस्तान में है। हालांकि क्लेम मेरा मानना है कि उन पर भी होना चाहिए। फोरम क्या हो ये तय करेंगे, नहीं अगर फोरम मिलता है, वो नहीं मानते हैं तो उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। वो फिर भी नहीं सुधरते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान को एक स्वायत्त स्टेट बनाकर हिंदुस्तान घोषित कर देना चाहिए, जिसकी एक बाउंड्री हो, उसके लोग इस तरफ नहीं आ सकते। इधर से जाने और चाहें तो जा सकते हैं, उधर से नहीं आ सकते, वो एक सबोटेज स्टेट होगा, ऐसा घोषित किया जा सकता है। लेकिन पहले युद्ध होते भी इन्हीं आधारों पर थे। खैर, मैं अभी के केस पर आता हूँ और हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई, उस पिटीशन में कुछ क्लेम हुए।
उन क्लेमों में ये कहा गया कि भाई ये जो केस है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, इसलिए इस केस को हाई कोर्ट में रिमांड कर लेना चाहिए और उसको वहाँ लोकल कोर्ट में नहीं सुनवाया जाना चाहिए। बात उनकी सही हो सकती थी कि भाई लोकल कोर्ट में सुनवाना है कि नहीं सुनवाना। सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि क्या कोई सिविल सूट हाई कोर्ट में ट्रीट हो सकता है, और आखिर हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो क्या रहा था। ये बहुत सारी बातें हमारे सामने थी। इस बात को हाई कोर्ट ने जब देखा तो हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ये मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सीपीसी में ये प्रावधान है कि अगर कोई सिविल सूट उनके पास आता है और उस सिविल सूट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करना पड़े तो फिर वो मामला वो हाई कोर्ट को रिमांड हो जाना चाहिए, और नहीं तो एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश का, मतलब प्रदेश का एडवोकेट जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल उसमें उपस्थित हो। अब देखिए भाई इन मामलों में अटॉर्नी जनरल का बार बार आना, एडवोकेट जनरल का बार बार आना और तमाम तरह के हाई कोर्ट के जजेस का उसमें बार बार पहुंचना, ये उचित दिखता नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि देखिए चूंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का मामला है, बहुत सारी पिटीशनें हो गई हैं, 8 पहले से हैं, 25 इन प्रोसेस हैं, ये 33 पिटीशनों को एक साथ क्लब करके नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला चूंकि बन गया है। नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला से मतलब अब वो शाही ईदगाह केवल वहाँ की जो वक्फ है वो नहीं है वो मामला। अब केवल मामला वो नहीं है कि वहाँ 4 पंडितों ने कोई एग्रीमेंट कर लिया था, अब मामला वो नहीं है कि वहाँ वो कुछ लोगों का था, वो कोई मालिकाना हक का मामला नहीं है, वो मामला राष्ट्रीय धरोहर का है, वो मामला भारत राष्ट्र का है, भारत के अस्मिता का वो प्रश्न है, भारत की सनातन संस्कृति का वो प्रश्न है, भारत की सभ्यता का वो प्रश्न है, भारत के आदर्शों का वो प्रश्न है, भारत के मूल्यों का वो प्रश्न है। अब चूंकि ये भारत के मूल्य और आदर्शों का प्रश्न है, इसलिए इसको नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सुना जाना चाहिए नहीं। तो अरविंद कुमार प्रथम ने आदेश दिया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को ये आदेश देता हूं कि जितने केसेस इसमें आए हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट के साथ उनके पिटीशंस को अटैच करके फाइल को हाई कोर्ट भेज दिया जाए, इसकी सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को कहीं भी कोई भी इस प्रकार का केस सुनने से किसी कानून ने मना नहीं किया हुआ है और हाई कोर्ट इस तरह के मामले सुन लेता है। और दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कि 2 करोड़ के ऊपर का मामला होता है तो वो सुनता ही है। यहाँ किसी भी लिमिट का मामला नीचे ही चलता है, लेकिन यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से, लेकिन यहाँ के मामलों में, यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश के मामलों में जब हम बात करते हैं तो फिर हाई कोर्ट को कहीं से किसी कानून ने रोका नहीं, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय मामला मानते हुए, राष्ट्रीय धरोहर का मामला मानते हुए हाई कोर्ट में उसको रिमांड कर लिया है और चीफ जस्टिस को लिख दिया है कि इस पर प्रॉपर बेंच बनाई जा सकती है और इसको प्रॉपर बेंच बनाकर इसकी सुनवाई की जा सकती है। ये अब चीफ जस्टिस के ऊपर है कि वो मामले को पुनः नीचे रिमांड करते हैं या फिर हाई कोर्ट का, चूंकि ऑर्डर तो हाई कोर्ट का है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष से जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस को वो उस पर बेंच बनानी होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल किस लिए? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इसमें फंसा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस राइट हैं ऐसा इसमें मामला आया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो अधिकार हमको दिए हैं संविधान ने, उन रिलीजियस फ्रीडम के वो अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, इसलिए हम फंडामेंटल राइट भी वहाँ क्लेम करेंगे। तथा कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने वो फाइल राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मामला मानते हुए हाई कोर्ट में रिमांड कर लिया है। अब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। आगे क्या होगा वो तो हम सब देखेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा महत्वपूर्ण आदेश आके चीफ जस्टिस क्या करते हैं वो देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।